हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हाँ, तो आज हम लोग सेकेंड सेशन के साथ बैठे हुए हैं। तो आज मैं आपके सामने सेकेंड सेशन लेके आया हूँ। बेसिकली सेकेंड नहीं होके ये पहला ही सेशन होगा, क्योंकि पहले सेशन में हमने दुनिया भर की बातें करी थी, जिसमें हमने अपने इंट्रोडक्शंस भी बताए थे। साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम इस सिलेबस को पूरा कवर करेंगे। कुल मिला के 10 चैप्टर्स में बांटा गया था, वो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी थी। तो अब हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको मॉड्यूल आपके क्लास ग्रुप में भेजा है, तो अब हम मॉड्यूल के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। ये पेपर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत सिमिलर पेपर है ओ लेवल के साथ भी। लाइक अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो भी इस सेशंस को आप देख सकते हैं, वहां भी आपको इसकी यहाँ से कंटेंट सीधा मिलेगा। अभी हालांकि ओ लेवल का जो स्पेसिफिक बैच है वो हमने स्टार्ट नहीं करा है, वो बाय 2 अप्रैल से पॉसिबली स्टार्ट होगा, या हो सकता है उससे पहले भी। तो वैसे इसे आप ओ लेवल के एग्जाम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे जाते ही जाते हैं, तो हम वहाँ की बात अभी नहीं करेंगे। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो बेसिकली CCC यानी CCC की बात हो रही है। पहला सेशन है, ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ पे हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कैसा इसका इतिहास रहा है ना, कैसा इसका बैकग्राउंड हम रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। अब इसमें जो टॉपिक्स आज हम कवर करने जा रहे हैं, पहली बात देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर का, अर्लीस्ट कंप्यूटर कौन कौन से थे, कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री क्या है, और कौन कौन से जनरेशंस हैं। तो जनरेशंस तक हम बात करेंगे अगर समय रहा तो, अदरवाइज हम जनरेशंस को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमें एक आर्किटेक्चर पढ़ना होगा, इसी में वन न्यूमैन हम आगे पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे। मैं इस बात को लेके थोड़ा श्योर हूं कि आपने जो मैंने पिछले दिन बताया था, हाँ मैंने लास्ट की क्लास में बताया था ना कि आपको कोई बुक ऐसे परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त है आपके लिए। लेकिन अगर आप बहुत लालायित हैं बुक खरीदने के लिए, या बहुत आपको क्यूरियोसिटी है कि नहीं बुक पढ़ना ही चाहिए, मैं आपको बुक का रेफरेंस दे दूंगा। हाँ नहीं, मैं बुक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑनलाइन सेशन भी जा रहा है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन देख रहे हैं इसको, और उनको ये लगेगा कि मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी या पब्लिशिंग हाउस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, और ना मुझे इंटरेस्ट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यू हैव टू गो विथ दीज स्लाइड्स, और इन स्लाइड्स को अगर आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो पर्याप्त है इसके लिए। मतलब आपको बहुत प्राण देने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। देखिए, इस बात को समझने से पहले मैं अक्सर क्लासेस में ये बताता हूं कि देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई बहुत यूनिक सी बात नहीं है, ठीक है। आपके सामने आपने देखा भी है कंप्यूटर। जब मैं 9th में पढ़ता था तब कोई कहता था कंप्यूटर देखा है, तो गिनी चुनी बात होती थी कि हाँ देखा होगा तो होगा। मैं बात कर रहा हूँ 2010-11 की, तो उस समय कंप्यूटर लिमिटेड हुआ करते थे, कहीं एक आध जगह दिख गए तो दिख गए। अभी तो कंडीशन ये है कि आप यूज भी कर रहे हैं फॉर्म टॉप के लेवल पे, और बहुत सारे कंप्यूटर आपने देखे भी होंगे, हर जगह देखते हैं आप आमतौर पे, छोटे मोटी जगह कहीं भी जाइए या किसी भी जगह मूवमेंट करते हैं आप, तो आमतौर पे देखते ही है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो ये कहना अजीब सा होगा कि कंप्यूटर देखा है। मैं इसलिए ये पूछता हूँ कि आपको ये बात तो श्योर है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमें सिर्फ इसके आर्किटेक्चर और बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानकारी लेनी होगी यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको सीधे स्लाइड के आसपास लेके चलता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बेसिकली कंप्यूटर की, तो आपको एक आर्किटेक्चर जो यहाँ पे समझ लेना जरूरी है कि देखिए कंप्यूटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो शब्द आया, ये आया एक पर्टिकुलर शब्द से जिसका नाम था कंप्यूटर। और अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसको आप कह सकते हैं गणना करना, है ना, या इंग्लिश में ही आप कहें डूइंग कैलकुलेशंस।
इन कैलकुलेशन। तो ये जो कंप्यूटर शब्द है ये बेसिकली आया एक पर्टिकुलर शब्द से, इसका नाम है गणना करना, और बेसिकली कंप्यूट शब्द से निकल के आया। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, मेरे ख्याल से पिछले सेशंस में भी जो लोग ये पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी बता चुका हूं उनको। इसके बाद एक चीज निकल के आती है कि बहुत सारे लोग इसके फुल फॉर्म पे जाते हैं, तो हम फुल फॉर्म पे जाने से पहले एक चीज और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लूँ ताकि चीजें थोड़ी सही और हो जाए। कोशिश कर रहा हूँ डिफॉल्ट सेटिंग में जाके। हाँ, अब ये क्लियर दिखेगा मेरे ख्याल से। अब मैं इस पर कोई डार्क कलर इस्तेमाल करूंगा तो आपको क्लियर दिखेगा। दिख रहा है? हाँ ठीक, तो डार्क कर लेता हूँ इसको, अब ज्यादा क्लियर। ठीक, तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के, लाइक कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे सब हुआ। अब हम बात करेंगे बेसिकली कंप्यूटर में होता क्या है। डेफिनेशन को समझने से पहले एक तो ये तरीका है कि आप रट लें कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज प्रोसेस ऑन द यूजर्स इनपुट, और उसके बाद एक पूरी कहानी आपने रट ली, जैसा कि आप आमतौर पर करते आए होंगे छोटी क्लासेस में। हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे बात करेंगे कंप्यूटर करता क्या है। बेसिकली आपको ये पता है कि कंप्यूटर, जब भी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर जिस काम को करता है वो क्या करता है कि यूजर से इनपुट लेता है, और इनपुट लेने के बाद वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है। ठीक, तो जब भी हम किसी भी कंप्यूटर मतलब डिवाइस की बात करेंगे तो बेसिकली वो इन्हीं तीन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। साथ साथ अब इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई जिसको हम कहते हैं कि स्टोरेज। ठीक है, ये एस है, और मैं इसको एक बार फिर से कर देता हूं। ठीक है, यस ठीक है। तो स्टोरेज की बात हुई, तो आउटपुट को भी हम स्टोर रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कल जब हम बात कर रहे थे पिछले दिन, तब हमने ये कहा था कि कंप्यूटर पे जो भी आप काम करेंगे बेसिकली यू हैव टू गिव अ पर्टिकुलर इनपुट, और जब आप इनपुट देंगे, कोई सा भी इनपुट दीजिए आप, है ना, तो वो उसी इनपुट के आधार पे प्रोसेस करेगा और हमको एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। इतनी बात हमने आपसे करी थी कल। अब रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा तो एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे मैं आपको सिंपल समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको मैंने कैलकुलेशन दिया 15 नंबर, है ना, तो आपने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के बाद मुझे रिजल्ट बता दिया। अब फिर मैं दूसरे दिन आपको वही कैलकुलेशन देता हूं सेम वे में, तो आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो आप वो कैलकुलेशन दोबारा करें पूरा पूरा, या एक रास्ता ये भी बन सकता है ना कि आपके पास अगर वो कॉपी या वो पर्टिकुलर चिट है जहां पे आपने वो कैलकुलेशन किया था, तो आप वहां से उठा के मुझे दिखा दें कि सर यही रिजल्ट आएगा इसका। या हो सकता है आप अपनी मेमोरी में उसे सेव करके रखे रहें और फिर आप बता दें कि हाँ जो है यही रिजल्ट होगा। तो यहाँ एक बात निकल के आई, पहली बात तो ये निकल के आई कि आपको कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस इंस्ट्रक्शन को पहले से सेव कर रखा था या उस रिजल्ट को पहले से सेव कर रखा था। सेम कंडीशन हुई कंप्यूटर के साथ कि जब भी हम इनपुट करते हैं, प्रोसेस लेते हैं और उसके बाद आउटपुट आता है, तो हम फ्यूचर यूज के लिए क्या करते हैं, उसे सेव रखते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टोरेज का कॉन्सेप्ट, जिसे हम सिंपली कहते हैं कि हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज या अपकमिंग यूज। तो अब तीसरी चीज, एक चीज यहां से निकल के आई, जैसे हम पीछे चलेंगे, तो यहाँ पे हम अगर आई के एब्रीविएशन में इनपुट के एब्रीविएशन में आई ले लें, पी के एब्रीविएशन में पी ले लें, तो आउटपुट को ओ ले लें, और एस को स्टोरेज को एस ले लें, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई पॉस मैकेनिज्म या आई पॉस सिस्टम। आई होप ये क्लियर है। आई पॉस क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। देखिए यहां से क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछ लिया था कि आई पॉस में पी का क्या मतलब है ना, या पी किस लिए यूज किया गया, या एस किस लिए यूज किया गया। तो जब ऐसी कंडीशन बने तो यू हैव टू रिमेंबर कि आई पॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज। आई होप ये क्लियर है।
यहां तक कोई क्वेरी नहीं? हाँ ठीक, कोई बात नहीं। तो अब हम इसके थोड़े आगे और बढ़ेंगे। देखिए, जब कंप्यूटर की डेफिनेशंस को लाइक कंप्यूटर की आप जनरेशन अभी पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे उस पर, और पुराने टर्म में कैसे कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिंपली एक कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था, कैलकुलेटिव मशीन थी, और वहीं से आप कह सकते हैं कि इसका जन्म माना जाता है, वहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती। लेकिन जब हम और आगे बढ़े तो हमने उसमें बहुत सारे प्रोसेस ऐड किया, और अभी के समय में आप देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेस आप एक साथ कर सकते हैं। आज के कंप्यूटर्स में तो मतलब हमारे पास जो स्पीड है और वो लाइक मैकेनिज्म है वो बहुत फास्ट हो चुका है। तो हम उसकी बात करेंगे जब जनरेशन की बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हम समझ लेते हैं कि अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख रहे हैं तो एक तरीका यह है कि आप रट लें, दूसरा तरीका यह है कि आप आईपॉस को समझ लें, और आईपॉस को समझ लेंगे तो आपको अपने आप ही डेफिनेशन मिल जाएगा। आईपॉस का कॉन्सेप्ट यह है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, सीधा सा मामला है, विच इज टेक्स द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस अ वैल्यूएबल आउटपुट। ठीक है, जो भी आप इनपुट देंगे उसी को प्रोसेस करके आउटपुट देगा। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which is takes the input from user and after processing gives us a valuable output, and it can also save the result or output for future use। उसी को कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्टोरेज। तो ये पूरा डेफिनेशन बन के आ गया। अब आप मेरे साथ एक बार बोलिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can take the input from user and after processing gives us a valuable output. It is also, it can also save the result or output for future use। बात समझ में आ गई? तो अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो, हाँ मतलब जो आप कह रही हैं वो हो सकता है, बट आप 1-2 दिन 4 दिन इसकी मतलब 1-2 बार रिवाइज करेंगे। मैं आमतौर पर क्लास में कहता हूं कि जब भी मैं पढ़ाऊं तो जैसे मान लीजिए 1 घंटे की क्लास है, और आमतौर पे ये है कि आप घर जब जाएं तो पढ़ने वढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 15 से 20 मिनट खाली उठा के जो आप नोट्स कर रहे हैं, है ना, उसको एक बार बस पलट लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, और ये 2-3-4 दिन अगर आप कर लेंगे तो मैं आई एम वेरी श्योर कि आपको वो डायग्राम्स पर बात करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ्लो चार्ट में बात करूंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी बहुत क्विक वे में। और ऐसा ही होगा जब आप एग्जाम के टाइम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या कभी भी आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और आपको अचानक आखिरी वक्त में रिवीजन करना पड़ा, खासकर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट का, तो वहां पे ये चीज बहुत काम आएगी। चलिए फिर वापस चल जाते हैं अपनी स्लाइड पे। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पर फिर से वापस आ गए हैं हम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग तरीके से इसे अलग अलग डिफाइन भी किया जा सकता है। तो कंप्यूटर इज एन, एक तो ये कहा जा सकता है कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है, दूसरा ये भी कहा जा सकता है कि इट इज अ मशीन या कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मैनिपुलेट डेटा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब वही बात हुई, जो इनपुट हम दे रहे हैं, जो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, वही मैनिपुलेट होकर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, वही मैनिपुलेट या वही एक्सचेंज होकर हमारे सामने आते हैं। कंप्यूटर इज एनी डिवाइस विच एड्स ह्यूमंस इन परफॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ कंपैरिजन और कैलकुलेशन। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये सीधे कैलकुलेशंस के लिए बनाई गई थी, तो अब आप ये कह सकते हैं कि इट इज एनी डिवाइस, जो भी आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्म में, कि जो कैलकुलेशन करे और कंपैरिजन के रिजल्ट्स और बाकी सारी चीजों को ध्यान दे, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी। आप बताइए एक बार। मैं आपको इजी करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज लिख दे रहा हूं, सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। अब आप रिवाइज करिए। ठीक है, यहां गलत, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स अस अ वैल्यूएबल आउटपुट। बात खत्म हो गई यहां तक। उसके बाद इट कैन स्टोर रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज ऑल्सो। तो ये आप सिंपली कह सकते हैं, ऐसा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया था। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
अब हम देखेंगे कि इसके, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में ही हम आगे थोड़ा और बढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इसके 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला कि जो भी ये परफॉर्म करेगा ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म करेगा, ठीक है। जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी हमारे द्वारा इनपुट दिया गया होगा बेसिकली ये उसी के बेस पे परफॉर्म करेगा। दूसरा है कि इट कैन एग्जीक्यूट अ प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि आपने सेव कर दिया है या कोई ऑपरेशन आपने पहले परफॉर्म कर रखा है तो वो उसके बेस पे भी एक्ट कर सकता है। इट कैन क्विकली स्टोर एंड रिट्राइव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो बहुत बड़े लार्ज अमाउंट, लाइक जब मैंने स्टोरेज की बात की थी आईपॉस में तो मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम डाटा को दोबारा इस्तेमाल कर सकें या उसको दोबारा रिट्राइव कर सकें, है ना, ठीक है, दोबारा इस्तेमाल कर सकें या कह सकते हैं कि डेटा को नए तरीके से प्रोसेस किया जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा एक। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं अर्लीस्ट कंप्यूटर्स की बात करेंगे थोड़ा बहुत। जैसा कि देखिए जब हम बात करते हैं अर्लीस्ट कंप्यूटर्स की, इसे सामान्य भाषा में आप देखेंगे बुक्स में लिखा रहेगा, जनरेशन, है ना, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशंस क्या है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी है या हमारे पिताजी बोलते हैं कि जो है हमारे, मतलब हम सबके पिताजी बोलते हैं ना कि हम एक दूसरी पीढ़ी है, हमारे बाद तुम अगली पीढ़ी हो। और ऐसे ही हम हमारे बाद जो बच्चे हैं छोटे, जो आमतौर पे मुझसे हाँ ठीक ठाक एज में छोटे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि ये नए जनरेशन के बच्चे हैं, नए पीढ़ी के बच्चे, है ना, नए पीढ़ी के लोग हैं। या जब जो लोग ओल्ड एज वाले मिलते हैं तो हम कहते हैं ये हमसे पुरानी पीढ़ी या पहली वाली पीढ़ी। तो कोई भी विकास क्रम, जब कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो आमतौर पे वो विकास के क्रम में रहती है। धीरे धीरे हम बंदर से इंसान बने, है ना, बहुत लंबा समय लगा यहाँ तक पहुँचते हुए। ऐसे ही जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमेशा आज जैसे नहीं थे। शुरुआत में जब वो बने तो बहुत धीरे 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 करके तब जाके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। जो आज आप देख पा रहे हैं, जो आप आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कंप्यूटर हमेशा से ऐसे नहीं थे। बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम अर्लीस्ट कंप्यूटर की बात करेंगे, थोड़ा बहुत जनरेशन की ही बेसिकली बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आमतौर पे जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर डेवलप किए गए तो उनका एक ही काम था, कैलकुलेशंस करना और कैलकुलेशंस करना, ठीक है, ये वही हो गया, ठीक। हाँ मैं समझ रहा हूं जो तुम कहना चाह रहे हो और जो तुम कह रहे हो। तो कैलकुलेशन करना ही प्राइमरी काम था इसका, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ओरिजिनली कैलकुलेशंस वेयर कंप्यूटेड बाय ह्यूमन हुज जॉब टाइटल वाज कंप्यूटर्स, ठीक है। एक यूनिक चीज देखने को मिलेगी, द ह्यूमन कंप्यूटर्स वर टिपिकली एंगेज्ड इन कैलकुलेशंस फॉर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस and the calculation of these period were specialized and expensive, requiring years of training of mathematics. The first use of the word computer was recorded in 1630, referring to a person who carried out the calculation for computation. Sorry, ये रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशन, and the word continued to be used in the census until the middle of 20th century. देखिए यहाँ पे एक बात बताई गई है जो आमतौर पे आपको बुक से थोड़ा इतर मिलेगी। जो लोग पहले कैलकुलेशन करते थे, कंप्यूट करते थे, मैंने बताया ना कंप्यूट सबसे आएगा कंप्यूटर, तो जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में माहिर है और उसने बहुत सारे कैलकुलेशंस करे हैं या उसको कैलकुलेशंस करने का एक्सपीरियंस है, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को कंप्यूटर बोल देते थे। मतलब ह्यूमन कंप्यूटर की बात हो रही है स्टार्टिंग, है ना। आप एक चीज आज जाइएगा इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, हु वाज द ह्यूमन, लाइक हु वाज कॉल्ड ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया, नाम एक निकल के आएगा। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई,
मैं बता दूंगा, मतलब नहीं है, कल बात करेंगे इसके बारे में, अभी आप आज जाके सर्च कीजिएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, तो 1630 में पहली बार ये टर्म कॉइन किया गया, टर्म रिफर किया गया, और तब से 20वीं सदी तक इसका इस्तेमाल खूब हुआ। आज के समय में भी खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, सबसे पहले आमतौर पे आप अबेकस का नाम सुनते हैं, बट यहाँ कुछ यूनिक सी चीज है, उसको हम बोलते हैं टैली स्टिक। देखिए, आपने जब कैलकुलेशन स्टार्ट करे होंगे छोटी क्लासेस में, है ना, तो आपने देखा होगा कि आपकी मदर ने या घर वालों ने ये बताया होगा कि बेटा एक लाइन पढ़ो, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब मान लो इनको जोड़ना है 3 लाइन से, या 3 से और जोड़ना है, तो आप उसमें 3 ऐड कर दो, मतलब 3 लाइन और खींच दो, और इन सबको जोड़ लो, तो आपको नंबर मिल जाएगा या आंसर मिल जाएगा। या अगर इसमें से घटाना है, मान लीजिए टोटल 7 था और इसमें से कुछ लाइंस घटानी है, मान लो 4 घटानी है, तो आप उन चारों को काट दीजिए, तो आपके जो बचे रिमेन होंगे ये हो जाएंगे। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो हम लोग कैलकुलेशंस के लिए एक तरीका अपनाते थे। तुम लोग तो एबेकस वाले जमाने के बच्चे हो, तुम्हारे पास डिजिटल गैजेट्स हैं, उन दिनों नहीं होते थे। मैं आपको बात कर रहा हूँ 2000 के आसपास की। तो हम लोग क्या करते थे कि इमली खाते थे, और इमली का जो बीज होता था उसको बचा के रखते थे। हम लोग उससे कैलकुलेशन सीखते थे। उस दिनों स्लेट का जमाना होता था, वो खड़िया मिट्टी से लिखे जाते थे, है ना, तो उनको इकट्ठा करके रखते थे, उन्हीं से कैलकुलेशंस करे जाते थे बहुत सारे। उसको सामान्य भाषा में छिया बोलते थे, पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं। लाइयां हो जाती थी, अरे उसके लिए तो मतलब जान दे देंगे, इसके लिए वाला मामला था कि हाँ, कोई दूसरा, मैं और मेरे घर में जो लोग थे, मतलब मुझसे बड़ा मेरे घर में कोई नहीं है, तो मेरी बुआ की लड़की है, उसके साथ झगड़ा होता था मेरा उस पर्टिकुलर इमली के बीज के लिए। तो ऑन दैट डे ऐसा होता था। अब मोबाइल फोन की लड़ाई होती है, तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बस गैजेट्स बदल गए। उस समय के गैजेट कुछ और थे, अब कुछ और है। लीव इट। ये टैली स्टिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये कहानियां मैं इसलिए ऐड कर देता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे, और जब आप कभी पढ़ें तो कम से कम मेरी बात याद रखें। ठीक है, अ टैली स्टिक वाज एन एंशिएंट मेमोरी डिवाइस व्हिच इज रिकॉर्डेड द डॉक्यूमेंट नंबर, क्वांटिटीज, इवन मैसेजेस। आपने देखा होगा कि अब आप हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो या मेसोपोटामिया के लेवल की बात करेंगे, तो आप देखेंगे वहां स्क्रिप्ट जो लिखे जाते पत्थरों पे लिख दिए गए, है ना, या पेड़ पे लिख दिए गए। ताम्रपत्र आपने नाम सुना होगा, है ना, ताड़पत्र भी आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ना क्लास 6-7 में, तो बहुत कॉमन सी बात। तो वहां बेसिकली क्या करते थे, वो उस पर लिखते, भोजपत्र एक अलग चीज देखने को मिलती थी, तो उन सब पे जो लिखते थे बेसिकली, उन्हीं को हम क्या कहते हैं कि ऐसे ही रिकॉर्ड करे जाते थे। उसमें नंबर्स भी लिखे जा सकते थे, क्वांटिटीज भी लिखी जा सकती थी, इवन कुछ मैसेज या डिनोटेशन भी टाइप करे जा सकते थे, कुछ चीजें लिखी जा सकती थी। आमतौर पर लकड़ी के डंडे जैसा ही होता था। और आप अभी भी अगर आप कभी मौका मिले तो आप सारनाथ वाले एरिया में घूमने जाइए, तो वहां पे देखेंगे जो लकड़ी के नक्काशी वाले, अब तो फिलहाल लेजर कटिंग होती है तो कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, बट पहले लकड़ी की नक्काशी के जो खिलौने मिलते थे, या लकड़ी के नक्काशी के ऊपर जो नाम वाम लिखे जाते थे, वो बहुत टफ टास्क हुआ करता था। हाँ, तो वहां पे बहुत बड़े लेवल पे होता भी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ गया टैली स्टिक क्या है। बेसिकली ये लकड़ी का टुकड़ा है, और इसी पे जो है रिकॉर्ड करे जाते थे इंफॉर्मेशन। फिर बात आई एबेकस की। एबेकस एक मशीन, मैकेनिकल डिवाइस था, जो कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम करता था। कहा जाता है कि ये बेबीलोनिया में डेवलप हुआ 2400 BC, आज से करीब 5000 साल पहले, और उसके बाद इसको इस्तेमाल किया गया चाइना में 500 BC के। ये भी ध्यान रखेंगे। वैसे अबेकस अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो कई बार आप दूसरे देशों का नाम भी देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना का नाम आता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जैसे जोड़ हो गया, घटाना हो गया। आज के समय में आपने देखा होगा बच्चों को एक गिनतारा दिया जाता है, उस पे जिसमें गोलियां इधर से उधर करके ऐड करी जाती है ना, घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, वही है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
अभी कुछ इस तरीके से हुआ करता था अबेकस। आज के समय में मॉडर्न लेवल पे तो इस तरीके से जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो ये मॉडर्न है। मैं हट जाता हूं ताकि आप देख सकें बेहतर। ठीक है, क्लियर। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत कॉमन चीजें हैं और हम आगे बढ़ते चलेंगे तेजी से। फिर बात आई नेपियर बोन्स की। इसी क्रम में जब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा और मॉडर्न है तो 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने एक एक कैलकुलेटिंग डिवाइस या मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इंप्लीमेंट करी, जिनको उन्होंने नाम दिया नेपियर्स बोन, जो कि उन्हीं के नाम पे था। ये हैं जॉन नेपियर जी, है ना। इनका चेहरा याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखना काम आए। तो ये स्क्वायर कैलकुलेट, क्यूब रूट कैलकुलेशन में काम आता था, मतलब थोड़े एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काम आता था। 1614 टाइम याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं। देखने में कुछ इस तरीके से दिखती थी नेपियर्स बोन, आप देख लीजिए ये वाला। ठीक, कैसे कैलकुलेट करते थे बेसिकली मुझे भी आइडिया है नहीं इसका, क्योंकि मैंने कभी नेपियर बोन इस्तेमाल करा नहीं, सिर्फ मैंने पढ़ा। फिर एक मशीन आई जिसका नाम था स्लाइड रूल, वो विलियम ऑगर्टेड, क्या लिखा है, ऑटर्ड, विलियम ऑटर्ड के द्वारा बनाई गई और 1622 में बनाई गई। लॉगरिथमिक कैलकुलेशंस में इस्तेमाल की जाती थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रूट्स में इनका इस्तेमाल खूब किया जाता था। ये है भाई साहब विलियम ऑटर्ड और ये है इनकी डिवाइस स्लाइड रूल। ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल किया गया खूब और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में इनका इस्तेमाल नहीं किया, मतलब नॉर्मल यूज नहीं होता। स्लाइड रूल जिस तरीके से देखने को मिलती थी। अब ये कैसे इस्तेमाल करी जाती है, देखिए स्लाइड रूल का जमाना ना अब है और ना मैंने कभी पढ़ा इसके बाद, मतलब पढ़ा इन द सेंस की सिर्फ इतना पढ़ा कि ये क्या होते हैं, किसने बनाया, इतनी जानकारी जरूरी है। उसके बाद आपको जानने की जरूरत है नहीं कि कैसे क्या। फिर बात करेंगे पास्कलाइन की। 1642 में इन्वेंट करा, नाम था ब्लेज पास्कल और एडिशन और सब्सट्रैक्शन तक लिमिटेड थी और बहुत महंगी हुआ करती थी। हालांकि महंगी हुआ करती थी या सस्ती हुआ करती थी ये जानने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ब्लेज पास्कल ने बनाया, नाम था पास्कलाइन। देखने में कुछ इस तरीके से होती थी। ये फिगर याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फिगर वाइज पूछे नहीं जाते, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए जीवन में, कभी ये फिगर दिख जाए तो आपको याद रहे कि हाँ पास्कलाइन जैसा कुछ बात हो रही। क्लियर है? हाँ, मैं थोड़ा स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस गिने चुने आते हैं, एक दो सवाल आगे तो आगे, तो नाम याद रखेंगे। टाइम भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ नाम और जो लाइक उनका यंत्र है उसको याद रखिए, बस इतना पर्याप्त। फिर स्टीफर्ड रॉकनोर ने बनाया लेबनीज कैलकुलेटर। विलियम लेबनीज ने 1672 में गॉटफ्रेड लेबनीज ने बनाया लेबनीज कैलकुलेटर। और लेबनीज कैलकुलेटर जो था वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड ऑटोमेटिक कर ले जाता था, कुछ इस तरीके से दिखता था। इसी को स्टेपीड रॉकनीर कहा गया और इसी को कहते थे लेबनीज कैलकुलेटर। तो लेबनीज कैलकुलेटर गॉटफ्रेड लेबनीज द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम स्टीव रॉकनर। फिर आगे बढ़ेंगे, नाम आता है जेकार्ड लूम का। लूम बेसिकली कपड़ा बुनने वाली मशीनें होती हैं, कपड़ा बुनने का जो डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं लूम। तो जोसेफ जेकार्ड नाम था, जेकार्ड लूम उन्होंने बनाया, जोसेफ मैरी जेकार्ड ना 1881 में। और ये पंच कार्ड, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टोरेज का जो कॉन्सेप्ट आया वो पहली बार आया और यहाँ से इट इज ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड। और पंच कार्ड अभी आप आगे देखेंगे कंप्यूटर में इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनको एज अ डिवाइस देखा जाता है, वरना ये कपड़ा बुनने वाली मशीन थी, इसको क्यों ही देखेंगे कंप्यूटर के सेक्टर में। तो लेकिन ये ध्यान रखें कि ये रिकॉर्ड करता था और पहली बार डेटा रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट आया, है ना, डेटा को प्रोसेस करने का कॉन्सेप्ट आया, तो इसलिए इसको हमने कहा कि ये कंप्यूटर के डेवलपमेंट में एक फेज है ना। ये है जेकार्ड्स लूम, ये है भाई साहब जोसेफ मैरी जेकार्ड्स। मैं भाई साहब बोल दे रहा हूं, यू डोंट हैव टू थिंक टू मच अबाउट इट। फिर हम बात करेंगे अर्थीमोमीटर की। अर्थीमोमीटर जो है ये मैकेनिकल 1820 के आसपास बना, थॉमस डी कोलमर ने बनाया था इसे। ये पहली बार थोड़ा रिलायबल
कंडीशन में आया, और जहां पे जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आप इसका इस्तेमाल करते थे स्टार्टिंग में, तो ये कैलकुलेटिंग मशीन के लेवल पे काम करता था, लेकिन रिलायबल नहीं थे, कई बार कैलकुलेशंस गलत भी हो जाती थी। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी रिलायबिलिटी बढ़ी। देखिए जब आप एरा के साथ आगे आगे बढ़ेंगे तो चीजों की रिलायबिलिटी बढ़ती है। जैसे आज के कंप्यूटर्स बहुत रिलायबल हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो इतने रिलायबल होते हैं कि आपको कोई इशू आता नहीं है ना, अगर आपने इनपुट गलत नहीं दे रखा। तो अब यहाँ से चीजें थोड़ी चेंज होंगी, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। इसके पीछे एक अच्छी कहानी मैं आपको थोड़ा सुना दूं। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन जब बना के दिया तो पहली बार, जैसा मैंने आपको बताया, स्टोरेज के कॉन्सेप्ट। देखिए चार्ल्स बेबेज को आपको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, बट ऐसा है नहीं कि उन्होंने कंप्यूटर बनाया था। मैं आपको बताऊं कि क्यों कहा जाता है। उन्होंने कंप्यूटर जैसा कोई मशीन नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने जो मशीन या जो डिवाइस उस समय बनाई थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, उसके कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे उसमें स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया वो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें उसको ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है। और आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है ना, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग इसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। हाँ, ऑनलाइन वाले आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूँ, एलन ट्यूरिंग। द नेम इज एलन ट्यूरिंग, और एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को, ये सभी जानते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, ये मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। बेसिकली इनकी शिक्षा हुआ करती थी, इनकी मतलब चार्ल्स बेबेज की, उनका नाम था एडा एगास्टा। तो लेडी लॉलेस के नाम से भी फेमस हैं। रिचर्ड ब्रायन करके एक फेमस पोएट रहे हैं, उनकी लड़की थी। और इतना डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि लेडी लॉलेस के नाम से जाना जाता है, लेडी एडा एगास्टा के नाम से जाता है। फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है उन्हें, वो इनकी शिक्षा रही है, इनकी इन द सेंस की चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन पहली बार बना। डिफरेंस इंजन की बहुत सारी कमियां थी जिनको और मॉडिफाई करके उन्होंने बनाया 1834 में एनालिटिकल इंजन। और इन दोनों डिवाइसेस का खूब इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर इनका खूब अनुप्रयोग किया गया, खूब इस्तेमाल हुआ आज के कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को बनाने में। इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही ऐसी डिजाइन पब्लिश कर दी, ऐसी डिजाइन दे दी कि वो मतलब उसके बिहाफ पे आज के कंप्यूटर्स जो है वो बन के तैयार हो गए। इसीलिए इनका योगदान ना भुलाया जाए, तो ध्यान रखा गया। देखिए अभी मैंने जो आपको कहानी बताई थी वो यहाँ पे काम आ गई। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर नाम था लेडी एडा एगास्टा, और लेडी एडा बायरन, कई अलग अलग नाम मिलते हैं, इन्हीं को मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। तो यहीं से एक नंबर सिस्टम निकल के आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और इन्होंने पहली बार एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था। हुआ क्या कि देखिए जब डिफरेंस इंजन बना और डिफरेंस इंजन से एनालिटिकल इंजन के बीच का जो सफर था वो थोड़ा बहुत हैरेसिंग टाइप सफर रहा। मतलब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जब टाइम आप देखेंगे दोनों का, तो आपको करीब 12 साल का डिफरेंस दिखेगा। इसी बीच में बनाते बनाते मतलब इस पे काम करते करते चार्ल्स बेबेज की हो गई डेथ। अब उनके जो नोट्स और रिसर्च थे उनको उनके साथ जो काम कर रही थी जो लेडी, उनकी स्टूडेंट रही, या यूं कहें कि उनके साथ में स्टूडेंट थी जो उनके साथ काम कर रही थी उस पर्टिकुलर टाइम में। तो उन्होंने उस रिसर्च को कंटिन्यू करा। रिसर्च को जब कंटिन्यू करा तो उन्होंने कंप्लीट किया उस पूरे स्ट्रक्चर को। और जब एनालिटिकल इंजन तैयार हो गया तो उन्होंने पहली बार पहली प्रोग्रामर के तौर पे उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, यूं कहें उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्राम लिखा। इसीलिए इनको पहली महिला प्रोग्रामर या पहली प्रोग्रामर ही कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए महिलाओं को कहा जाता है वो प्रोग्रामेबल बहुत तेजी से होती हैं। कई अलग अलग सेक्टर्स में एक समय में दिमाग चलाना ये पुरुषों के बस की बात नहीं है, या आमतौर पे महिलाएं तेजी से कर लेती है, और इसे मुझे मानने में कोई हर्ज भी नहीं है, ये बहुत सही बात है। आप अपने घर में बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, जैसे आपकी मदर होंगी, तो हमारा और आपका दिमाग मेल पर्पस का दिमाग सिर्फ एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर टाइम पे चलता है।
लेकिन अगर आप अपनी मदर्स को देखेंगे, बहन को देखेंगे, तो इन सब का दिमाग एक समय में कई जगहों पे चलता है, और वो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत बढ़िया प्रोग्रामर होती है। ये यहां से भी निकल के आता है, इस बात को साबित कर रही है एडागास। तो एनालिटिकल इंजन बन गया। अब हमारे पास और कैलकुलेटर्स आए, मैं सिंपली तेजी से खत्म करता हूं। नाम है क्या लिखा है, सेचजेन कैलकुलेटिंग इंजन, पर जॉर्ज सेचरेज ने इन्हें बनाया था 1843 में। ये पहली बार प्रिंटिंग कैलकुलेटर था जो रिजल्ट को प्रिंट करता था, बाकी कुछ इसमें जानने की जरूरत है नहीं। फिर टैबुलेटिंग मशीन आई, यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज हुई। हरमन हेलरिच, नाम याद रखिएगा, 1890 में इन्होंने बनाया, और ये इंफॉर्मेशन को समराइज करने का काम करता था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। हरमन हेलरिच का चेहरा आप देख लीजिए, हालांकि इनको याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, बट फिर भी यह है टैबुलेटिंग मशीन जो बेसिकली कैलकुलेशंस का ही काम करती थी। फिर अब बात आ गई नए जनरेशन के कंप्यूटर्स की, जिसमें पहला नाम आता है हार्वर्ड मार्क 1 का। ठीक है, यहां से एक नई चीज निकल के आई, कंप्यूटर जो है वो पहली बार किसी पर्टिकुलर कंपनी को दिए गए कि यहां से बनाए जाएंगे, और उस कंपनी का नाम था IBM। बहुत लंबे समय तक इसने काम किया, मतलब अभी भी काम कर रही है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नाम है इसका फुल फॉर्म। इसका एब्रीविएशन पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा ना। जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम था हार्वर्ड H. आइकेन, और 1943 में पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनके तैयार हुआ, जिसका नाम था हार्वर्ड मार्क 1। ध्यान रखिएगा नाम, यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे निकल के आता है। Z1 का कोई बहुत ज्यादा यूज देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। ABC एटनबरी सॉफ्ट आपको देखने को मिलता है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, कई बार का इन द सेंस की ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस था, नहीं माफ कीजिए ये गलत लिखा हुआ है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं था ये। इससे पहले एक कंप्यूटिंग डिवाइस इस्तेमाल किया जाता था, मेरे ख्याल से ये स्लाइड गलत लग गई है, वो उसका नाम था ENIAC, है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो ENIAC था, उसके बाद एटनबरी सॉफ्ट यूज किया गया है। ये लाइन ध्यान रखिएगा, इसको आप बता दीजिएगा। इन्वेंट किया गया प्रोफेसर जॉन एथेंसॉफ के द्वारा, और 1939 और 1942 के बीच में आया। इसी बीच में ENIAC भी चल रहा था, मतलब ENIAC भी इसके पैरेलल ही आएगा मेरे ख्याल से। नीचे लिखा हो गया, ये देखिए, ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ENIAC स्टैंड फॉर, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, जैसा कि मैंने बताया। 1946 में कंप्लीट हुआ। जिन्होंने बनाया उनका नाम था प्रोफेसर जॉन प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन W. मुचले, इसीलिए इसे एकर्ट और मुचले मॉडल भी कहा जाता है, या एकर्ट और मुचले का कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हुआ करता, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर आया यूनिवेक, फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर डिजाइन बाय जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन मुचले द्वारा। इसका जो इसके पीछे जिस कंपनी का हाथ था उसका नाम था IBM। मैंने आपको नाम बता दिया, फुल फॉर्म बताइएगा आप मुझे नीचे कमेंट में। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको एडवेक देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, जो पहले से ही जिनके प्रोग्राम स्टोर्ड किए गए हों। वॉन न्यूमान ने डिजाइन करा था इसको 1951 में, और यहां से एक आर्किटेक्चर निकल के आता है जॉन वॉन न्यूमान वाला, जो iPOS सिस्टम मैंने आपको बताया था, वो सबसे पहली बार इसमें इस्तेमाल किया गया था। इट हैज अ मेमोरी टू होल्ड बोथ स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। तो डेटा और प्रोग्राम को पहली बार स्टोर करने का कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया। क्लास मेरे ख्याल से लंबी हो रही है, तो मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे मैंने अभी जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था iPOS सिस्टम। ये iPOS सिस्टम जो वॉन न्यूमान आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो IPO मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो कॉन्सेप्ट था, ये पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम आए 1952 में, और इसी के साथ इसमें S जुड़ गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं iPOS सिस्टम। पहले ये IPO था, ठीक है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट।
तो इससे अब्रिविएशन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। इसके आगे कॉन्सेप्ट और हैं बट हम उस पर आज बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं पोर्टेबल कंप्यूटर और बाकी मेरे ख्याल से मैंने डिटेल में बताने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा लेट हो रहा था। चलिए इसे निपटा लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसे खत्म ही कर लेता हूं। तो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो बन के आया उसका नाम था ऑसबर्न 1, इधर देख लीजिए ऑसबर्न 1, और ये 1981 में रिलीज हुआ ऑसबर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन द्वारा, नाम याद रखिएगा बस। और ऑसबर्न के साथ साथ जब पहली कंप्यूटर कंपनी आई तो पहली कंप्यूटर कंपनी वाज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, 1949 में आई। जे प्रॉस्पर रिकर्ट और जॉन मुचली ने इसे बनाया, बाद में इसी का नाम बदला गया और IBM कहा गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आज भी काम कर रही है। अब ये इंटेल के साथ मिलकर काम करती है। आपने लेनोवो और इंटेल के कंप्यूटर्स में IBM का मार्क देखा होगा, आई होप कि आपको क्लियर हो। तो हम जनरेशंस की बात करेंगे कल, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। बाकी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको और आसान भाषा में बता सकूं और यहां से क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी मिल सकें, जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप पढ़ रहे हैं। जो लोग यहाँ मतलब देख रहे हैं मुझे, तो जो पर्टिकुलर टास्क के लिए पढ़ रहे हैं वो तो पूरा ही हो, साथ साथ आप मैं डिटेल में जाने का एक कॉन्सेप्ट यही है कि हम इसे और मतलब डिटेल में कवर करेंगे, तो आप आसानी से जब कभी एग्जाम में बैठेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे कोई बात करेंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि करना क्या है, कैसे क्या, ठीक है। और इसके नोट्स आप कवर करेंगे तो आई होप कि वो आपको लॉन्ग टर्म में भी फायदा देंगे जब कभी आप इसे बैठेंगे पढ़ने किसी भी लेवल पे। इसी के साथ ये बात अभी ही समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आनंदित रहिए, है ना, मिलते हैं।